धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल चर्चा का विषय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यह हमारे इस इलाके में बना हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला संभावित युद्ध। और ये युद्ध पैदा हुआ है आतंकी हमला जो हुआ था पहलगाम में, उसको लेकर। तो उस पर भी हम बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। कल से आपका बिहार दौरा फिर शुरू हो रहा है एक हफ्ते के लिए। कुछ जरूरी है, कुछ व्यक्तिगत कारण भी है। हमारे भांजे की शादी हो रही है, प्लस जब भी मैं बिहार जाऊंगा, पटना जाऊंगा, तो राजनीतिक कारण तो हो ही जाता है जी। क्या हम लोग इस एक हफ्ते के दौरान संपर्क कर सकते हैं? कोशिश करूंगा। बेसिकली वहां डेटा का प्रॉब्लम होता है, यदि डेटा मिल जाए और समय मिले तो निश्चित रूप से करेंगे, नहीं तो कुछ दिन बीच बीच में ब्रेक भी होगा जी। रैपर हैं जिनको मशहूर बताया जाता है, नाम है बादशाह, ईसाइयों का क्या अपमान कर दिया उन्होंने? ये जो इन्होंने नया गाना बनाया है, मुझे सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम मैं शायद ही देख पाता हूँ। और इसका नाम इन्होंने रखा है वेलवेट फ्लो, यानी मखमली जो भी है, फ्लो मतलब बहाव जो है, या उसका है। तो उसमें उन्होंने चर्च और बाइबल शब्द का इस्तेमाल संभवतः किया है खबर के हिसाब से। और यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे धर्म की बेइज्जती हुई है, अपमान हुआ है, और इसलिए ये लोग चले गए हैं पुलिस के पास। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, पंजाब के पुलिस ने, और ये लोग गिरफ्तारी का मांग किया है। तो देखते हैं क्या होता है। कई ऐसे जगहों में क्या होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बाद में समझौता कर लेते हैं कुछ पैसों को लेकर, या अपनी चीजों को पहले से जहां मौका मिलता है दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी हैं, इस दुनिया में हैं, हमसे बात करो, हमसे पूछो और वो काम करो, ऐसे ही तुम चल रहे हो। और हमारा जो है जो नाम है का इस्तेमाल करने से पहले हमसे कुछ संपर्क कर लो, ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारा तथाकथित अधिकार है उसको तुम कहीं से तोड़फोड़ ना करो जी। चंपक नाम को लेकर हाईकोर्ट बीसीसीआई को क्यों फटकार लगा रहा है सर? और ये मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की और आपने ये बातें लाई, तो इनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से इन्होंने एक कुत्ता बनाया, वो 4 पांव वाला, वो चल रहा है, ऐसे कर रहा है। तो जो पिछला इनका मैच हुआ था उसमें पहली बार लॉन्च किया, लोग बहुत खुश थे कि भाई उसमें चल रहा है। और इसने जाके बातें की हैं धोनी से, और एक और उनका महान क्रिकेटर है हार्दिक पांड्या से। सब क्रिकेटर आज महान ही होते हैं, क्योंकि जनता बहुत पसंद करती है, नहीं तो महानता का कोई कारण नहीं है। तो खैर जो भी है, इनकी स्किल है, क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं और जीतते भी हैं, रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, कूद भाग के वो कैच भी करते हैं, यानी फील्डिंग भी करते हैं, इसके अलावा मॉडलिंग भी करते हैं, यानी बहुत पैसे कमाते हैं हर तरह से। तो इनका कहना है, चंपक जो एक मैगजीन बच्चों का निकलता, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, कि यह जो है गलत चीज है, यह तो हमारा कॉपीराइट है, तुम उसे ब्रीच कर रहे हो और उसको तुमने कुत्ता बना दिया, भला बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नंबर 2, हमारी जो कमाई है उसके ऊपर आक्रमण है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम बताओ कि भाई तुमने चंपक नाम क्यों रख दिया। हालांकि चंपक तो एक तरह से कहें तो हमारे समय में और अभी भी हम एक नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, जैसे पप्पू किसी को कहते हैं, नेट पे लाते हैं, गप्पू किसी को कहते हैं, चंपक कहते हैं। इन शब्दों पर भी तुमने अधिकार जमा लिया, तो भैया हम बात करने से पहले हमें तो बहुत सोचना पड़ेगा। वैसे भी हमारे सोशल मीडिया मीडिया हर जगह तुमने बंद कर रखी है। तो मैं इनके साथ नहीं हूं, देखता हूं हाईकोर्ट क्या करता है जी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि महान। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपकी उस पर टिप्पणी आए। जो लोग फिल्में बनाकर अपने आप को बहुत बड़ा महान दिखाने की कोशिश करते हैं, विलेन से लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ रहे हैं, वो आज खामोश बैठे हैं। जो लोग मर्दानी जैसी फिल्म बनाते हैं, रानी मुखर्जी, वो आज खामोश बैठी हैं। लेकिन अगर लड़ती हुई कोई दिख रही है तो उसका नाम है नेहा सिंह राठौर जी। जी, नेहा सिंह राठौर मैंने सुना है, ज्यादा नहीं, एक दो उनका सुना है। बढ़िया कटाक्ष है और राजनीतिक कटाक्ष है, यानी पॉजिटिव है, प्रगतिशील मतलब उनकी बातें हैं, और मेरा उनके प्रति समर्थन है।
और जो उनके बैन किया जा रहा है सरकार द्वारा, यानी जो भी जनता की आवाज उसको बंद करने की कोशिश होती है। एक नॉर्मल जब पूंजीपति वर्ग द्वारा तानाशाही होती है, जो कभी कभी बढ़ के इमरजेंसी टाइप के लागू होती है, 1975-77 की वाकया की बात करें, उससे भयानक स्थिति में आता है जब फांसीवाद या नाजीवादी प्रवृत्तियां आती है, यानी जनता के एक समूह को वैचारिक रूप से पैसे से लाकर वो अपने पक्ष में लाता है और इनको सड़क पे इनको पिटवाता है या कानूनन रूप से इनको उठा के जेल में डाल देता है, इनको बंद करता है। वह उनकी पूरी कोशिश है और हमारी कोशिश है कि इस बंद होते हुए आवाज के लिए एक उदाहरण ले कि आज जंतर मंतर पर छोटे से कार्यक्रम करने जाते हैं, उन्होंने जो भी हमारा वो स्ट्रक्चर था उसको हटा दिया, ढहा दिया, उसको खत्म कर दिया फौजियों के, भूतपूर्व फौजियों के। उसके अलावा भी जो कार्यक्रम होते थे सुबह से शाम तक हम परमिशन लेते थे, उसको 2 भाग में कर दिया, 11 से 1 और फिर 1:30 से 4:30 5 और उसके बाद से हटना है। बीच में भी यदि कुछ कार्यक्रम आते तो बीच में बार बार पुलिस आता है, उसका हवलदार या जो भी होता है सब इंस्पेक्टर के हटाइए, बहुत हो गया हटाइए। जैसे कि यहाँ कुछ तमाशा हो रहा है, भांड लोग कविता पढ़ रहे हैं और इनकी मर्जी के बिना नहीं चल सकता है, ये हमारे मालिक बन गए हैं। तो हम अपनी जमीन खो चुके हैं काफी हद तक। हम जो जनता है, जो मेहनत कश जो है, जो कि पूरे दुनिया को बनाते हैं, वो हम अपना जमीन खो चुके हैं। जी, मैं आऊंगा इसी सवाल पर, क्योंकि आज मजदूर दिवस भी है, लेकिन मैंने जैसे मुद्दा उठाया था महानायक का, अमिताभ को महानायक कहना क्या अच्छा लगता है? अरे किस मुद्दे पर बोलते हो तुम? देश के अंदर कुछ भी हो जाए बोलते तो हो नहीं। तुम्हें कहा महानायक? जो पैसे के लिए चूरन बेच रहा हो, तेल बेच रहा हो, नाच रहा हो फिल्मों में, उसे महानायक कहना चाहिए सर। ये जितने भी तथाकथित सेलिब्रिटीज है, महान लोग हैं, यह पहली बात है कि यह जबरदस्त अज्ञानी है, दूसरे अंधविश्वासी हैं, तीसरे यह बाय लाज कुछ अपवाद छोड़ दें तो जो सत्ता में रहते हैं उसकी चमचागिरी करते हैं और अंततः आम जनता को भ्रमित करने का ये एक तरह से कहें तो अपना परम धर्म मानते हैं और उनको अपने पीछे लगाते हैं ताकि अपने धंधा को बेरुख टोक चलाते रहें। जी, आज मजदूर दिवस है सर, और मुझे लगता है सारा मीडिया मैंने देखा सर, तमाम यूट्यूब चैनल और तमाम मैनस्ट्रीम मीडिया में देख रहा हूं, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा, कोई बोल भी नहीं रहा। और वो शायद इसलिए क्योंकि जो मजदूर है वही खुद अपनी बात नहीं करना चाहता। मजदूरों की स्थिति ऐसा है कि जहां तक इनके विरोध की बात है, मैं बार बार कह चुका हूं, ये करते रहे और रास्ता भले ही भटक गए हो, इनका अंतिम लक्ष्य कहीं से भी समाजवाद या मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापित करना, यह अब इनके बस की चीज नहीं, क्योंकि इनके जो क्रांतिकारी दल हैं तथाकथित, वही रास्ता भटक चुके हैं गलती से या जानबूझ के। जो जानबूझ से करते हैं उसे हम गद्दार कहते हैं। तो गद्दारों की संख्या काफी बढ़ गई है, नाम नहीं लूंगा। और जहां तक आज की स्थिति है, मई दिवस एक प्रतीकात्मक हो गया है। हमारा लोक पक्ष का अंक आज ही प्रकाशित हुआ है, मैंने भी आपको उसका लिंक भेजा है और पहला ही अंक है मजदूर दिवस और हम भारत के लोग, हम उसमें मजदूर वर्ग जो है वो क्या करें। और उसमें यह इसकी चर्चा की गई है जो पहलगाम में हुआ, दूसरी तरह की चीजें घटनाएं घट रही हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है हम भटक रहे हैं वह है मजदूर वर्ग। हमारी आपसी एकता, एक मजदूर पर आक्रमण होता है तो दूसरा मजदूर, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दूसरे देश का हो, उसके दिल में यदि चोट नहीं लगता है, वह विद्रोह करने की बात नहीं सोचता है, वह उसके समर्थन में नहीं खड़ा होता है, तो फिर वह वास्तव में मजदूर वर्ग के हित के लिए काम नहीं कर रहा है और वह मजदूर वर्ग की संस्कृति से अलग जा रहा है, जो कि पूंजीपति वर्ग की संस्कृति को और उसके चाल चलन को हमारे बीच बोया जा रहा है, व्हाट्सएप से, दूसरे सोशल मीडिया से और अन्य तरीकों से। और हम जो है कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा संघर्ष कर रहे हैं, पूंजीवादी जो खोल है उसी के अंदर में छलांग लगा रहे हैं, कूद रहे हैं। इससे बाहर निकलने की क्षमता को हम बहुत हद तक खो चुके हैं आज के दिन में। जी, चलिए हम कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ट्रंप जो है उनको बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनसे मिलने का बड़ा ख्वाहिशमंद हूं, मेरी इच्छा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया जब तक हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करोगे, आजादी का सम्मान नहीं करोगे, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। बाइडेन से ट्रंप तक का सफर पिछले राष्ट्रपतियों को छोड़ दे उसी का हिस्सा है, कड़ी है, कुछ नया चीज नहीं है। में जो अमेरिकी राष्ट्रपति या सत्ता जो है
वह ज्यादा से ज्यादा धूर्त, आक्रामक और लूटने वाला बना है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह कमला हैरिस जीतती। संभवतः यह आक्रामकता शायद थोड़ी से कम होती, लेकिन वह राहत की बात नहीं होती पूरे दुनिया भर के मेहनतकश आवाम के लिए। और ये धूर्तता मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ ऊपर से प्यार से बात करने की बात है, अंदर से कुछ और बातें करते हैं। अभी रोम में जिसकी हमने चर्चा की थी, जिसमें खुद ये ट्रंप गए हुए हैं, और वहां पे 3 कुर्सियां लगाई जाती है। वो पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं। 3 कुर्सियां, तो एक तरफ से इनको बुलाया जाता है, दूसरी तरफ से मैक्रोन आते हैं जेलेंस्की को लाकर, और खुलेआम बिना शर्म बिना हिचक के ट्रंप जो है सो मैक्रोन को कहते हैं कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो, मेरी तो इनसे बातचीत है, आप चले। इतनी मतलब बेइज्जती खुलेआम। और यहां पे वह ट्रंप से जेलेंस्की से बात करते हैं और खुलेआम धमकी देते हैं। क्या बातें होती नहीं पता चलती है, उसकी बातें यदि होगा तो हम बाद में करते हैं, किस तरह से उन्होंने समझौता करवाया है। वही चीज यह कनाडा के साथ और वहां के नए राष्ट्रपति के साथ करना चाहते हैं, लेकिन नए राष्ट्रपति ने साफ कर दिया, मार्क करनी ने, कि जब तक, जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री, हाँ, कि जैसा आपने कहा कि जब तक आप हमारी संप्रभुता की इज्जत नहीं करते हैं, हम आपके यहाँ के आपसे नहीं मिलने वाले। जी। पर जेलेंस्की बड़ा कूद फांद के पहुंच जाता है हर जगह, वो कनाडा भी पहुंच गया, बंदा कमाल का है सर, इतिहास रच देता है। ऐसे ऐसे इतिहास में सही में कहूं तो दर्जनों बनते हैं कुछ दिन के अंतराल में। पूरे दुनिया भर का ले लो तो हर रोज दर्जनों के सैकड़ों बनते हैं कि इन्होंने बाएं तरफ से आज चल दी, दाहिनी तरफ से चल दी, दिन में 4 सूट बदले, 25 फोटो खिंचवाए, वहां के राष्ट्रपति को बधाई दे दी, वहां पहुंच गए। यह सब जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है और अपनी सत्ता को मजबूत करने की कवायद, और कुछ नहीं है। जहां और दिखाने की कोशिश है कि भैया हम भी अपने साथ हैं। और कनाडा ऐतिहासिक रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से नाजियों को प्रश्रय देने में और इस तरह के काम करने में बहुत आगे रहा है, और इसीलिए ये उनसे मतलब मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हमें आर्थिक मदद देते रहो। जी। कुछ भी हो, बंदा पहुंच जरूर जाता है। अब रुक कर लेते हैं, पहलगाम से जुड़ी खबरों का इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री ऐसा कुछ ऐलान कर देंगे कि पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ और ही निकल के आया। एक नई पुड़िया बाहर आ गई है जातीय जनगणना के नाम पर। जी हाँ, जातीय जनगणना, और खासकर मई दिवस के पहले इसका अनाउंस करना। हालांकि मई दिवस से मजदूर वर्ग जो है खास रूप से इनसे प्रभावित नहीं होगा, इसलिए कुछ लोगों ने कहा था कि किसानों के अगेंस्ट में जो 3 फार्म बिल्स थे उसको हटाने के कारण किसान फिर से इनके पक्ष में आ गए, और इसीलिए इनकी यूपी में जीत हुई। यह मैं कारण नहीं मानता। और किसानों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ, दर्जनों लोग मारे गए, खुलेआम उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, पानी ठंडा जाड़े के दिन में डाले गए, वगैरह वगैरह किए गए, उस दहशत के, उस प्रताड़ना को, उस एट्रॉसिटीज को किसान नहीं भूले हैं। और आज भी मजदूरों के जो खिलाफ हो रहा है केवल जातीय गणना से नहीं मानेंगे। हाँ, यह जो है बिहार का चुनाव यदि ले उससे जोड़े तो सीधे के सीधे साथ यह सामने आता है, क्योंकि नीतीश कुमार और विपक्ष के सारे जितने वहां के हैं वो जातीय जनगणना पर लगे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। और इसका यह बहुत जोर से आवाज उठाते, उस आवाज को खारिज करने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना की बात कर दी। आरएसएस, भले ही मोहन भागवत इनसे मिले हों, जो बातें हों, देखिए इनका बहुत खुलेआम चीज है। ये लोग संविधान को नहीं मानते। इन्होंने संविधान की प्रति और भारतीय झंडा को 1947-1950 के बाद से जलाया है, खुलेआम फेंका है। अपने नागपुर के जिला में इसको हाल फिलहाल तक भारतीय झंडा को नहीं फहरा है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए वो सब करते हैं, उसके बहुत बड़े मतलब पक्षधर हो गए हैं। वही हालत महात्मा गांधी और गोडसे के बीच के संबंध के देख ले तो नीचे वाले लोग कुछ और करते हैं, ऊपर वाले जाके माला डालते हैं गांधी जी के प्रतिमा पे। वही हालत है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ करते हैं। तो यह एक छोटा सा इनका एक और शगुफा है और कुछ नहीं है। और बाय द वे, पर ये शगुफा इस बात की तो और इशारा करता है सर कि आज जो विपक्ष एजेंडे सेट कर रहा है, सरकार को झुकना पड़ रहा है, तो क्या कल को जो इन्होंने वो सेना में अग्निवीर नाम की योजना लाए हैं उसे भी वापस लेंगे ये लोग, और वक्फ कानून को भी वापस लेंगे ये लोग? हो सकता है। वैसे मैं एक लाइन जो कहना चाहता था कि जातीय गणना से मजदूर वर्ग को कहीं से भी खुश होने की जरूरत नहीं है, जो उनके तथाकथित वामपंथी दल बड़े खुश हो रहे हैं। जहां तक सेना की बात है, हो सकता है इसे हटा दे। मैं
जहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ और देखता हूँ ये अग्निपथ स्कीम वाले जो अग्निवीर हैं, कहीं पे शायद गार्ड के रूप में खड़े हों, जहाँ तक लड़कियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए दूसरे लोग वहाँ पे शामिल हैं ताकि वह सुरक्षित रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। और हमारे जो मेजर जनरल साहब बख्शी जो चिल्ला रहे हैं मुंह फाड़ फाड़ के कि 1.5 लाख की भर्ती नहीं हुई, पूरे भारत भर में उनको खत्म किया जा रहा है और हमारी सेना कमजोर हो गई है वगैरह वगैरह। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ खास करने वाले, हो सकता है आगे से बंद कर दे, क्योंकि सेना के अंदर से इसके अगेंस्ट में बहुत सारी आवाज आ रहे हैं। सीएसडी जहां तक हमारा कैंटीन है, बहुत सारी चीजें बंद कर दी गई थी, जैसे हम 4 साल में एक गाड़ी खरीद सकते थे, उसको भारत सरकार ने कर दिया कि 8 साल से पहले नहीं खरीद सकते, जो भी हमें छोटा सा 10% का छूट मिलता था, फिर से उसको वापस ला रहे हैं। तो कुछ कुछ इधर डांस हो रहा है, लेकिन उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा है। यह एक दिखावे मात्र की चीज है और कुछ नहीं। देना है तो ये हमें 1 रैंक 1 पेंशन दे दे, जो हम 2015 से लड़ रहे हैं, 10 साल से हमारी लड़ाई जारी है। जी। जनरल बख्शी टाइप के जब लोग चिल्लाते हैं, तो मैं ग्राउंड जीरो का पत्रकार रहा हूं, तो मुझे लगता है पर्दे के पीछे से असल में कुछ चाहते हैं कि सरकार जो है उन्होंने कोई प्राइवेट एजेंसी बना रखी हो, 2-4 जगह की सिक्योरिटी का ठेका उनको दे दे, थोड़ा लाखों करोड़ों वो भी कमा ले। क्या वही मकसद होता है या वाकई में सच बोल रहे होते हैं? वाकई में सच से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। रिसर्च बोलते तो आधा सच बोलते हैं, और जो बाकी आधा दबा देते हैं, पचा जाते हैं अपने ऊपर, वही मुख्य सच होता है और बाकी सच को ढकने का काम होता है। और मुझे लगता है कि इनको वहां बोलने का, हर बार उनको प्रेजेंट होने का, इनको पैसा भी मिलता है और बुढ़ापे में कुछ मौका मिलता है कि अपना काम करें, टाइम पास करें, कुछ और तो होने वाला है नहीं। और बहुत खुश होते हैं कि जिंदगी के अंतिम क्षणों में हम देश के लिए काम कर रहे हैं, जो कि वास्तव में जन विरोधी काम है इनका और कुछ नहीं है। जी। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद बहुत ही ज्यादा मीटिंगें कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौड़ चल रहा है। तो उन्होंने कह दिया, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रूस के विजय दिवस में भी नहीं जा सकता हूं। रूसी दिवस में ना जाना ये एक बहुत बड़ा मतलब इनका डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन है। और इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की है, किनको दिखाने की कोशिश की है, मुझे नहीं पता। कहने के लिए तो रक्षा मंत्री जा रहे हैं और रक्षा मंत्री का बहुत महत्व होता है किसी देश के लिए, खासकर ऐसे समारोह में। लेकिन हमारे रक्षा मंत्री का कितना महत्व है हमें पता है। आजकल बेचारे कड़ी निंदा भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो गया, समझौता मजाक बहुत बन गया उसका। इसलिए और इतनी बड़ी चीज इनका, बॉम्बे में कुछ है, कुछ ये प्रचार है, कुछ वो काम है, चुनावी दौरा है, इसके कारण नहीं जा रहे हैं, या अमेरिका की तरफ से दबाव है, क्योंकि जेलेंस्की ने भी कहा है कि इस दिवस में ना जाएं। उन्होंने अपना अलग से इस विजय दिवस मनाने की कोशिश की थी, अपने बुलाने की कोशिश की थी, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अधिकांश देशों ने शामिल होने से मना कर दिया। पता नहीं भारत से उसमें कोई यदि बुलावट है तो कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे नहीं मालूम। जी। दो बड़े घटनाक्रम है सर, और मैं दोनों को आपके सामने रख के एक ही तरीके से समझने की कोशिश करना चाहता हूं। यहाँ पर रॉ के जो चीफ हैं, उनको एक एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। उधर जो आईएसआई का डीजी रह चुका है, उसको पाकिस्तान का एनएसए बना दिया गया। और ये सब पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुई तनातनी के बीच किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? पहलगाम आतंकी के पीछे किसका हाथ है अभी भी कहना मुश्किल है। हम कह सकते हैं वैसे कि पाकिस्तान कर रहा है, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया या मीडिया पर कह रहे हैं कि एक्सपोज हो गया, पूरा पाकिस्तान का हाथ है, और कुछ यहां तक कहते हैं कि उसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है। पूर्ण रूपेण कहें तो जहां भी आतंकवाद हो रहा है उसके जड़ को यदि आप ढूंढे तो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इसमें भी अमेरिकी साम्राज्यवाद का सीधे सीधे हाथ हो सकता है। खैर, जहां तक दोनों देशों की सत्ता की बात है, इनको बहुत अच्छा मौका मिल गया जिसको भजा रहे हैं अपने जनता को दिखाने के लिए कि देखो भैया हम पीछे नहीं है। और अभी इन्होंने जो नया बनाया जिसकी बात कर रहे हैं भारत में, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का बोर्ड एक इन्होंने बनाया हुआ है, और उस बोर्ड में उन्होंने, जैसा आपने बताया, रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी, इनका पहले नाम काफी रहा, उनको लाया है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनको तीनों के इक्विवेलेंट के लेफ्टिनेंट जनरल, एवीएम और रियर एडमिरल या वाइस एडमिरल को लाया गया है। आईपीएस के अधिकारियों को लाया, कई को मिला के एक बोर्ड बनाया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको, इनके ऊपर पूर्ण विश्वास है, ना विश्वास का तो कोई कारण ना बनता है, बोले ना बोले, इनकी एफिशिएंसी, इनके जहां तक काम करने का तरीका है। दूसरी तरफ इसी की इक्विवेलेंट आईएसए के जो डीजी थे आसिम मलिक, उनको भी इन्होंने एक एडिशनल एनएसए बनाया वहां पे, और इसका मतलब चीफ बनाया है। इसके पहले वहां के आर्मी मेजर
एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे, यानी वहां के लॉ वगैरह वगैरह देखने के लिए थे। तो इन अधेड़ या बूढ़े लोगों को इसलिए लाया जा रहा है कि जो भी इसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या तुम सबसे पहले क्या तुम हमारे नीतियों के खिलाफ हो, नहीं हो तो आ सकते हो। नंबर 2, बोलने में माहिर हो, ठीक है। नंबर 3, जहां भी दिया जाएगा बोलने को, कुछ करने को कहा जाएगा, मिलना होगा। हो सकता है दोनों के नेता जो है कभी बाद में बाहर में एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को गालियां दे सके। जिस तरीके से आप देखेंगे हमारे न्यूज चैनल में दोनों पाकिस्तानियों को बुला के, इनको बुला के उनको पैसा दिया जा रहा है, यह भी हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके एक्सपर्ट को बुलाकर यहाँ पे उनसे बदतमीजी जरूर करवा रहे हैं। हाँ, उनके चैनल को बंद किया गया। वो खुलेआम गाली दे रहे हैं, वो भारत को गाली दे रहे हैं और भारत के लोग वहां पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। वहां के लोग खुश हो रहे हैं, हमारे लोग खुश हो रहे हैं। क्या हमारे मजदूरों को आज मई दिवस के अवसर पे दुनिया के मजदूरों एक हो के नारा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल जी। 2 सवाल अभी भी मैं अपने इसी पूरे मामले को लेकर उठाना चाहता हूं। एक तो जो वहां आईएसआई के डीजी को एनएसए बनाया गया है, आईएसआई के जो वहां पे पहले चीफ हुआ करते थे मिस्टर आसिम मुनीर, वो वहां पे फिलहाल सेना अध्यक्ष हैं। तो आईएसआई से सारे बंदे सेना में क्यों लाए जा रहे हैं? दूसरा, हमारे यहाँ पे जो है बदलाव हुआ कि इन्होंने बोर्ड बना दिया, उसका चेयरमैन रोक के पूर्व चीफ को बना दिया, तो अजीत डोभाल क्या करेंगे? अब एनएसए हैं वो। तो अजीत डोभाल जहां पे है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो बने रहेंगे जहां तक लगता है। ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बोर्ड यानी अलग पैरेलल बनाया गया, संभवतः वो भी उसके बॉस होंगे। देखिए दोनों तरफ जो हो रहा है, वहां पे भी जो हो रहा है, आईएसआई बेसिकली पाकिस्तानी मिलिट्री के अंदर में आता है या उनके पैरेलल में काम करता है, कहने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर में काम करता है। हर जगह ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी का केंद्रीकरण किया जा रहा है ताकि वहां की जो फांसीवादी सरकार है उसके डायरेक्ट अंदर में रहे। उदाहरण के लिए आप लें तो ट्रंप जो कहते हैं कि वैसे लोग जो उनके खुद के पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी में उनका विरोध कर रहे हैं, उसको निकाल दिया जाए। सरकार में जो वहां के जो भी जज हैं इनके खिलाफ करते उसको निकाल दो या उसको ध्वस्त कर दो या उनके मारने की धमकी दो। यहां भी हमारे जज लोया के साथ जो हुआ आप देख सकते हैं। तो यहां पे तथाकथित रूप से जो पूंजीवादी सत्ता के लिए था, पूंजीपति वर्ग के लिए था, उसको भी सीमित करो ताकि बिल्कुल ना हो, ताकि हम जनता की खुलेआम लूट करें और जनता के एक हिस्से ताली बजाए कि वाह किस तरीके से हमारी बैंड बजाई जा रही है। वही उसका हो रहा है। इस ब्यूरोक्रेसी का और मजबूत किया जा रहा है। उसके पीछे धर्म का, जाति का, देश का एक पर्दा दर पर्दा, मतलब मास्क दर मास्क बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जी चलिए अब रुख कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबर का। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि रूस आखिरकार, यूक्रेन ने अमेरिका के साथ समझौता कर लिया। 24 घंटे में जंग रुकवाने आए थे ट्रंप, कुछ कर नहीं पाए। 100 दिन में कम से कम यूक्रेन की संपत्ति तो हड़प ही ली। संपत्ति तो पूरी तरह से हड़प ली। और जो मैंने उदाहरण दिया कि ये रोम में जाके मैक्रो को अलग हटाया, इनसे बात की, जिस तरह से झुके हुए थे जेलेंस्की और ट्रंप शान से बात करते। ट्रंप ने साफ कहा हुआ कि भाई तुम मान लो, नहीं तो हम हटने वाले हैं और हम तुम्हारा साफ नहीं देंगे। यह मेरा अंदाजा, मतलब एक फेथ नहीं, बिलीफ है कि ऐसा हुआ होगा। और ये झुक गए, साइन किए। कहते हैं, मतलब बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारी सार्वभौमिकता है, जो क्षेत्र है या जो भी हमने रॉ मटेरियल, स्पेशली जो रेयर एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ है जो दे रखा है, हम दोनों ज्वाइंट वेंचर करेंगे और दोनों का एक ज्वाइंट चीजें होगा और हमारा भी अधिकार बना रहेगा। तुम्हारा अधिकार बना रहता तो पिछले 1-1.5 महीने से तुम छलांग क्यों लगा रहे थे? तुम जब वॉशिंगटन पहुंचे थे वहां से बेइज्जत होके क्यों भागे थे? तुम्हें लग रहा था इतनी होने के बावजूद भी कि अमेरिका के बिना हमारा नहीं चल पाएगा। और कहते हैं कि अमेरिका से जो हमें मदद मिला था, अब अमेरिका उसकी मांग नहीं करेगी। यानी तुम भिखारी थे, भिखमंगे थे, मांग रहे थे अभी तक, और कहीं कहीं से गिड़गिड़ा के अमेरिका से तैयार हो गए। और अमेरिका कहता है कि इससे हमारे लिए बहुत फायदा होगा, हमें बहुत सारा मिलेगा। और उसका कुछ हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से उस क्षेत्र में है जहां पे रूस का कब्जा है। बिल्कुल रूस हंस रहा होगा, पुतिन हंस रहे होंगे। जी अब आपने पुतिन के हंसने की बात कही, लेकिन मुझे तो कुछ और स्थिति नजर आ रही है। जो पुतिन अभी तक ये कहते थे कि मैं तो इसे राष्ट्रपति नहीं मानता हूं, मैं इससे क्यों बात करूंगा, मुझे इससे कोई बात करनी नहीं है किसी भी कीमत पर। लेकिन अब दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि हम यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हैं, वो भी बिना शर्त के। ये बदलाव क्या कहलाता है सर? ये बदलाव ये है, दिखाने के लिए है दुनिया को। मेरे समझ से हो सकता है रूस जिस तरीके से लड़ रहा है उसका अंदरूनी विरोध भी है, वहां के भी लोग, उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो इसके कारण उसे लग रहा हो कि संभवतः यह मौका है, मान ले जो मिल गया मिल गया, ठीक है, आगे दिखाते हैं। लेकिन उनके मांग पे
ये जो ही इन्होंने इनके स्पोक्स पर्सन कहा, लेकिन जो मुख्य रूप से पुतिन के बाद से जो सबसे महत्वपूर्ण बंदा है रूस का, वह लावरोव है, यानी उनके विदेश मंत्री। और उन्होंने साफ कहा कि उनकी जो पहले की जो शर्तें हैं, जिसके लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया था आज से 2022 में, 3 वर्ष पहले या जो भी समय हुआ हो, उससे हम नहीं पीछे हटे हैं। यानी क्रीमिया को छोड़ दो, बाकी जो 4 ओब्लास्ट यानी राज्य वहां के हैं, जिनमें जापोरिजिया और एलपीआर डीपीआर ये सब है, वह हमारे अंदर होगा। यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन होगा, यानी उनके आर्म फोर्सेस के पास वह आर्म्स अम्युनिशन नहीं रह जाएगा जो इनके पास है। नंबर 2, डी नाजिफिकेशन, यानी वहां की सेना और सत्ता में जिस तरह से नाजी का वो हो रहा है, और जिस तरह से रूसी लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी लोगों के जो पीछे जो बैन हुआ था, उसको खत्म करना होगा। और यूक्रेन कभी भी यूरोपियन यूनियन तो छोड़ो, शायद उसका मेंबर बने, लेकिन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, ना ही नेटो का कोई सैनिक आएगा। इससे ये एक कदम भी अभी पीछे नहीं हटे। जी चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों को। और यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि फिलिस्तीन समर्थक छात्र को अदालत ने रिहा करवा दिया है सर, और उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं नहीं डरता हूं ट्रंप से। ये है मोहसिन महादवीन, जो भी नाम है इनका, महादवी। और हालांकि अभी और भी उम्मीद है और लोगों के छूटने की, लेकिन जब इनको मिल गया खुलेआम रूप से, इनको बेल मिला है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, अभी भी गाज लटक रही है, आगे के केस में क्या होता नहीं होता देखते हैं। लेकिन वो साफ कहा कि मैं तुमसे यानी ट्रंप से नहीं डरता, जो होगा वो देखा जाएगा। और यह पैलेस्टीन क्या, यह तो वेस्ट बैंक के मतलब छात्र हैं, या पढ़ने के लिए लॉन्ग वीजा पे आए हैं और वह कर रहे हैं, और 34 वर्ष के हैं, तो काफी मतलब उम्मीद है इनसे। और बाकी सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे छात्रों को, जिसमें भारतीय भी सैकड़ों हैं। अब देखिए भारत के छात्रों का और वेस्ट बैंक और पैलेस्टीन छात्रों का किस तरह से आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट बनता है, वो अमेरिका में जाके है। भले ही यहाँ के भारत के लोग चिल्लाएं, और ये वहां के जो जनसंहार हो रहा है, कुछ लोग हैं, सब नहीं, जो जनसंहार हो रहा है गाजा में, उसको सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं ही एक लाइन दोहराऊंगा मई दिवस पे, कि दुनिया के मजदूरों एक हो। बिल्कुल सही बात। अब एक और खबर है, वो है मार्क रूबियो से जुड़ी हुई, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के। उन्होंने क्या, मैं नहीं बताऊंगा अदालत को कि निर्वासित वाले मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं बताएगा भाई? जी हाँ, कोर्ट ने वहां पे, वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट ने भी इसको समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो वहां पे इस मसले पर थोड़ा सा डाउटफुल है। ट्रंप कहते हैं कि हमारे पक्ष में, दूसरे कहते हैं कि नहीं हमारे पक्ष में है। और एल साल्वाडोर, यह जब लड़का जब आया था एल साल्वाडोर से, आज से कई वर्ष पहले, जब ये 15-16 साल का होता था जी, और इसके अगेंस्ट में कोर्ट के आदेश के बावजूद जबरदस्ती जहाज में बिठा के एल साल्वाडोर भेज दिया गया। और बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ जो लीडर्स हैं, जो सीनेटर से वहां जाके इससे मिले हैं, कहें कि इसको बहुत बुरा हाल है। और इसके आधार पे जो वहां की जनता, अमेरिकी जनता भी लड़ रही है। पहली बात कि हमारे देश के नागरिकता मिली है जैसे भी, उसके आधार पे। नंबर 2, अमेरिका में कब से होने लगा कि उसको हमने मौका नहीं दिया अपने पक्ष की बात करने की। यह कहीं की भी जस्टिस को तो आधार बनता है कि मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूं, जेल में भेज दूं, उसके पहले पूछूं तो सही कि भाई तुम्हारे तरफ से क्या है, क्या तुम सही में अपनी गलती मानते हो या गलतियां नहीं हुई है, हो सकता है एकदम गलती से हो। और इस आधार पे जब कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको वापस बुलाओ, तब जाके वहां के राष्ट्रपति एल सल्वाडोर कहे हमें कहां अधिकार है, वह तो आतंकी है। और आतंकी के नाम पर ये डोल-मोल नीति अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वहां जाके कोर्ट को कहती है कि नहीं नहीं, हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि वो आतंकी है। बाद में कहते नहीं, उसके अंदर यहाँ जो इसके एक जो टैटू है, वह वहां के एक आतंकी संगठन से मिलता हुआ। बाद में कहते नहीं, उससे नहीं मिलता है। ये मतलब ये बिल्कुल बदमाशी है। और अब जो है वहां के, अब बताइए, विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम कोर्ट को बताएं कि हमने क्या क्या कार्रवाई की है उनको वापस लाने के लिए। हम नहीं बताएंगे, यह राष्ट्रपति के अंदर में आता है और कोर्ट का कोई अधिकार नहीं कि हमारे विदेश की जो नीति है उसके अंदर हस्तक्षेप करे। यानी वहां के पूरे कोर्ट की व्यवस्था को ये ठूंठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही जैसे दुनिया के अन्य फासिवादी नाजीवादी देशों में हो रहा है। जी।
चलिए अब रुक करते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो फ्रांस से ताल्लुक रखता है। फ्रांस के आम लोगों का 50 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बैतलहम जाना चाहता था, उसको नहीं जाने दिया गया। क्या इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैक्रो में वो ताकत नहीं रही है? वो यूक्रेन में और जेलेंस्की में ट्रंप के सामने अपमानित हो रहे हैं, और यहाँ जो है इजराइल इस बात का फायदा उठा के लेबनान के मुद्दे पर और गाजा के मुद्दे पर उनको अपमानित कर रहा है। मैक्रो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, उनमें कोई ताकत नहीं बनती है, जनता भी अब उनको नापसंद कर रही है। हाल फिलहाल में चुनाव हो तो संभवतः वह नहीं जीतेंगे राष्ट्रपति पद के लिए, उनकी पार्टी भी हार रही है। और उनका काम रहा था अभी तक अमेरिकी चमचागिरी करना। अमेरिका गए थे तो बाइडेन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिए, हमारे देश को बहुत गड़बड़ हो रहा है, रशिया से लेने आपने मना कर दिया है, वगैरह वगैरह रो रहे थे। और बीच बीच में वो जो आपने कहा, वो कभी रशिया के पक्ष से कभी यूक्रेन के पक्ष से बोल रहे हैं, झूठों का मार बोल रहे हैं। अब इनकी सांस्कृतिक टीम जा रही, उसको भी नहीं है। इजराइल कहता है कि नहीं, इनका संबंध जो है वह पैलेस्टीनियन आतंकवादी संगठन से। भला अब ये हालत, जो मर्जी वो बोल दो, इनको आने से मना कर दिया। और मैक्रोन की कोई इज्जत नहीं, उनकी जनता उनके खिलाफ आवाज नहीं लगा रही है। यही मुझे आश्चर्य का विषय है। उनका खड़ा होना चाहिए कि मैक्रोन तुम अभी सत्ता छोड़ो। जी। अगली खबर है आईसीजे से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया एक तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका जो है वो पता नहीं कि हाथी की तरह मदमस्त होकर चल रहा है। यूएनआरडब्ल्यू के मुद्दे पर डिफेंड कर रहा है इसराइल को, नाकेबंदी के मुद्दे पर डिफेंड कर रहा है इसराइल को। ये जो अमेरिका की बेशर्मी बेहयाई है, इसे आप कैसे देखते हैं? आज 2 महीना, मतलब 2 मार्च, जी। फरवरी, मार्च से अप्रैल में, आज 1 मई है, 2 महीना हो गया जबकि गाजा को सीज कर लिया है चारों तरफ से। पानी और दवाइयाँ, भोजन कुछ नहीं जा रहे हैं वहाँ। जो ये UNRWA का जो कहते हैं किचन जो चल रहा था, वर्ल्ड किचन इनका जो होता है, उसका करीब 170 था, 100 से अधिक बंद हो गए। है ही नहीं, बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, जनता को देंगे तो क्या देंगे। पिछले हफ्ते भी 1 दर्जन बंद हो गए थे, अब मात्र करीब 70 रह गए। वह भी कहते हैं कि अब हफ्ते भर के या 2 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा। और इसके खिलाफ आईसीजे में आज चौथे दिन की सुनवाई होगी संभवतः। और इसके खिलाफ जो आईसीजे में बातचीत हो रहा है, कार्रवाई हो रहा है, उसके अगेंस्ट में अमेरिका है। यानी जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से जनता को मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इनको केवल यूक्रेन के लगी। अब यूक्रेन के युद्ध के बारे में जैसा आपने कहा कि 1 दिन का दावा किया था, अब ये संभवतः नहीं करेंगे। उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होना था हो गया, इनको मिल गया जो चाह रहे थे। ग्रीनलैंड पे बात करना बंद कर देंगे, पनामा पे बंद हो जाएगा, क्योंकि पनामा में फ्री इनका आने जाने का, पनामा की इतनी ताकत नहीं बनती, हो जाएगा। यहाँ पे ये जो चाह रहे हैं कि गाजा पट्टी इनको चाहिए, और इसलिए घेराबंदी करके जैसे भी हो। पिछले दिन भी 1 से 1.5 दर्जन लोग मारे गए थे इराकी बमबारी में। यानी खत्म कर दो उसको, नेस्तनाबूद कर दो, बिल्कुल जैसे भेड़ बकरी। कभी कभी होता है ना, बर्ड फ्लू आता है जी तो जी जी, न्यूज में आता है कि 1 लाख मुर्गियों की हत्या कर दी गई। वो बिल्कुल। हालत यहाँ पे हो गया है। और आज यह 2125वीं सन में जिस तरह से मानवता सिसक रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसका एकमात्र कारण है पूंजीवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद, उसका सरगना है। और वो यह काम कर रहा है। जी। सीरिया में जो ड्रूज हैं, लगातार कोशिश कर रहा है इसराइल उन्हें अपने साथ मिलाने की, तो उनका हमदर्द बन के उसने जाके उनके समर्थन में वहां हमले किए। लेकिन जो ड्रूज के धार्मिक नेता हैं वो कह रहे हैं कि इसराइल यहाँ पर हस्तक्षेप ना करे। क्या वाकई में धार्मिक नेता की सुनेंगे ड्रूज? ड्रूज सुने ना सुने, इसराइल तो सुनने से रहा। और इसराइल ने पहले भी कहा था कि हम ड्रूज को मदद करेंगे। यानी दक्षिणी सीरिया में जो इसराइल से सटा हुआ क्षेत्र है, स्पेशली गोलन हाइट से। और वहां पे सोशल मीडिया में कुछ आया कि भाई प्रोफेट मोहम्मद को ऐसा ऐसा कर रहे हैं। इस पर मैं एक शब्द, ये एक लाइन यह कहना चाहूंगा। जैसे पंजाब की घटना शुरू में आप बादशाह की बातें की, तो एक धर्म के लोग अपने ही धर्म के खिलाफ कुछ काम छुपके करते हैं। जैसे मांस का एक टुकड़ा खास एक प्रेयर स्थल पे जाके जी, वहां आगे का फेंक दिया पूजा, जाता है, फिर उसके बाद बवाल करा दिया जाता है। अपने ही, और कहा जाता है कि उसने फेंका। ये ठीक है। तुमने सोशल मीडिया पर देखा, तुमने हंगामा कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम किसी में इसराइल का हाथ नहीं था, मोसाद का हम्म हाथ नहीं था? और कैसे हम्म, पता कि हमारे जो वास्तव में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके खिलाफ लोगों ने किया है? हम्म, बल्कि इस्लाम की तरफ से ही जो वो है, उसका नाम लेके इन्होंने ऐसा किया हुआ है। और तुमने हम्म, जाके आक्रमण करके 16-17 लोगों को मार दिया। अब ठीक। वहां से
इसका फायदा किसको हो रहा है? इसमें बिल्कुल। इसमें इज़राइल घुस रहा है, इसमें अमेरिका घुस रहा ठीक है और इस पे है। ये जो आपके धार्मिक नेता कह रहे हैं कि बताओ भाई लोगों सोचो कि हुँ, हमें अपना एक सीरिया बना के रहना है कि इज़राइल के मुताबिक रहना है। निश्चित बिल्कुल। रूप से तुम अभी इज़राइल के मुताबिक रहने जा रहे ठीक हो। है। जी। ठीक है सर, थोड़ा वक़्त का तकाज़ा है, मैं फटाफट ले लेता हूँ। एक खबर ये छपी है कि यूएई और सूडान के बीच में हथियारों को लेकर तनातनी चल रही है। क्या है पूरा मामला? ये लोग यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंच रहे हैं, खासकर सूडान के लोग, सूडीज आर्म फोर्सेस और वहाँ के जो रेबल हैं, जो अमेरिका और ये लोग, जहाँ भी लड़ाई हो रही है, अमेरिका का हथियार नहीं हो तो फिर अमेरिका उससे खुश नहीं होता है। तो बिल्कुल। इनका हथियार वहाँ आरएसएफ को जा रहा है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेज जो था। आप हुँ, सोचिए कि पारा मिलिट्री फोर्स के पास इतनी ताकत कहाँ आ गई, यानी हमारी सीआरपीएफ बीएसएफ की इतनी ताकत हो गई कि हमारे इंडियन आर्मी से महीनों भर से लड़ रही है, संभव नहीं है। यानी उसके पीछे अमेरिका है और ये सब है, और ये कर रहे हैं कि यूएई की तरफ से हथियार गया है, और जब पकड़ा गया है तो यूएई कहता है कि नहीं नहीं, सूडीज आर्म फोर्सेज ने जानबूझ के इलीगल तरीके से हमारे यहाँ से हथियार ले रहा है। तुम हुँ। कौन से हथियार के प्रोड्यूसर हो गए भाई, और इतनी बड़ी भारी मात्रा में तुम्हारे यहाँ पहुंची कहां से? तो ये यूएई के खुलेआम बदमाशी, जो अमेरिका के कहने से ये हथियार वहां से विद्रोहियों को और आतंकियों को दे रहा है, और कोई बात नहीं है। जी। ईरान की परसों चौथे दौर की बातचीत होगी अमेरिका के साथ और फिर उस बातचीत में स्टीव विटकॉफ मौजूद रहेगा। रोम में वो बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले कल यानी शुक्रवार को ईरान बात करने जा रहा है ई3 के साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और एक सवाल मैं इसके साथ और जोड़ देना चाहता हूँ कि जब भी दूसरे दौर की बातचीत होती है, ईरान कभी रूस से बात करने पहुँच जाता है, कभी चाइना से बात करने पहुँच जाता है और अब ई3 से बात कर रहा है। यानी ईरान भी जो है तू डाल-डाल में पात-पात वाली चाल चल रहा है। रूस चीन से बात करना अलग बात है। ईरान के विदेश मंत्रालय, यहाँ तक कि विदेश मंत्री ने भी कहा है कि मुझे मालूम है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग ई3 को महत्व नहीं दे रहे हैं, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। वास्तव में कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में ई3 या अमेरिका का क्या रोल है, खैर जो भी हो, तो मुख्य मुद्दा है कि ये कह रहे हैं कि भाई इनको भी साथ देंगे, तो ई3 को बेचैनी होने लगती है कि हमारी इज्जत गई। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, और इसलिए जब भी अमेरिका से बात करने आते तो ये भी अपनी जनता को, खुद को दिखाने के लिए कि भैया हम भी बाजार में, हमसे भी थोड़ा बात कर लें, और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, ई3 का कोई मायने नहीं है यहाँ पे। और चूंकि अमेरिका अब सीधे की सीधे हर जगह बात कर रहा है, चाहे वो ई3 से हो, यहाँ तक कि हमास से भी सीधे बात करता है। इसराइल के कूदने के बाद सभी टाइम बिंग के लिए दरकिनारे हो गया है। यूक्रेन से डायरेक्ट बात कर रहा है, यानी यूरोपियन यूनियन नेटो को दरकिनार कर रहा है। इससे इन लोगों में बेचैनी बढ़ रही है और कोई बात नहीं। जी। लेबनान में बताया जा रहा है कि लेबनानीज आर्मी ने हिजबुल्लाह के जो भी स्ट्रक्चर था, ढांचा था, इजराइल के बॉर्डर पे उसको 90% तक ध्वस्त कर दिया है और लगातार इजराइल हमले बैरूत में कर ही रहा है। इसी सब की भी खबर आई है कि अमेरिका का कोई सैन्य अधिकारी लेबनान पहुंचा है। क्या यहाँ से इजराइल को हटाया जाएगा या हिजबुल्लाह को और कमजोर किया जाएगा? हिजबुल्लाह के साथ जो संधि हुआ था इजराइल का, उसमें हमास का क्या चर्चा हुई नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अंदाजा था कि हमास के बारे में होगी कि वहां भी शांति हो। हालांकि कहने के लिए शांति हुआ, लेकिन अभी क्या हो रहा है हमें नजर आ रहा है। नंबर 2 इनका था कि दक्षिण लेबनान और इजराइल का जो है, वहां से 30 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में हिजबुल्ला नहीं होगा, और लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस आके उसके ऊपर कब्जा करेगी, और उस समझौता की तरह हिजबुल्ला जो है सो वहां से पीछे हट गए हैं। जी। और 30 किलोमीटर, और वहां जो भी उनका स्ट्रक्चर था, अंडरग्राउंड वगैरह था, उसके 70 से 90% लेबनीज आर्म फोर्सेस ने कर दिए। संधि के मुताबिक इजराइल को कोई भी आक्रमण नहीं करना था, वो नहीं माना, और वह डीप लेबनान में जाके, उसके राजधानी तक में जाके हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करता रहा। हिजबुल्लाह शांत रहा है, केवल इसके कि उसने आवाज उठाई है, कहा है लेबनीज आर्म फोर्सेस की कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं मार रहे हो। नंबर 3, जहां तक 5 पोस्ट था जो सदर्न लेबनान में था, जिसको इसराइल ने नहीं खाली किया था, अभी भी उन 5 पोस्ट पर रखा हुआ, अभी भी नहीं हट रहा है। हिजबुल्लाह किस चीज का इंतजार कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यह तो साफ नजर आ रहा है कि जितने भी पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंट फोर्सेस थे, जी। वह चाहे लेबनान का हो, हुतीस को दर के छोड़ देते अभी, हमास हो, सीरिया हो, या अन्य इराक समर्थित जितने हैं, वो कमजोर पड़ चुके हैं कहीं ना कहीं से, और अभी वह अपना समय ले रहे हैं, और इसराइल इनको जहां भी मौका मिल रहा है इनको बर्बाद कर रहा है। और मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के हैं, जो जी। सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड, यानी जो मिडिल ईस्ट में इनका रेड सी में जो आया है,
उसके बड़े अधिकारी हैं, वह अब परमानेंटली लेबनान में रहेंगे अपने ग्रुप के साथ, ताकि सारे चीजों को दिखे। और अमेरिकी हस्तक्षेप, फ्रांस का भी कोई यहाँ पे है, यूएन का है, सब मिला के कोशिश करें कि हिजबुल्लाह को और कमजोर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।